हम सबसे पहले बात करेंगे कंपाउंड्स की, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई। ठीक है, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं आपके कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो कंपाउंड्स है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, किस बेसिस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर तीन तरह के होते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और ये एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे, इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनको एसिड्स बेस इंडिकेटर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स से मतलब है कि इंडिकेटर्स वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो ये पता करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या फिर बेस है, मतलब किसी सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या बेसिक है, ये पता करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको एसिड बेस इंडिकेटर्स कहा जाता है। एन इंडिकेटर्स इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। ठीक है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको एसिड या बेस में पुट करने पर ये उसके कलर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, या अपने कलर को चेंज कर देते हैं। उनको क्या बोला जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर्स बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं आपके लिटमस, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है, ये बेसिक इंडिकेटर्स हैं, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स है जिनका यूज किया जाता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंडिकेटर कौन सा है, लिटमस, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, ये है आपका क्या, लिटमस। तो लिटमस दो फॉर्म में होता है, एक होता है लिटमस पेपर और एक होता है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर एंड लिटमस सॉल्यूशन, ये दो फॉर्म में क्या होता है, ऑब्टेन होता है हमको। तो लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है। यहाँ पर देखिए, ये एक प्लांट है बच्चों, ये एक प्लांट है, इसका नाम है लाइकेन। क्या है, लाइकेन, जो थैलोफाइटा नाम के डिवीजन से बिलोंग करता है। प्लांट्स के अलग अलग डिविजन्स होते हैं, तो उसमें एक थैलोफाइटा है, उसमें एक थैलोफाइटा में भी एक प्लांट है लाइकेन। इस लाइकेन से हमें ये इंडिकेटर प्राप्त होता है जिसका नाम है लिटमस। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है, नेचुरल कलर होता है, वो कैसा होता है, पर्पल कलर होता है इसका। कैसा होता है, पर्पल कलर। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, रेड, ये जो पर्पल कलर का लिटमस सॉल्यूशन है, ये जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो हमें रेड लिटमस सॉल्यूशन मिल जाएगा, बेस डालने पर हमको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं, आपको इससे क्या पता चलता है कि एसिड में डालने पर हमें क्या हो रहा है, जब हम इसको एसिड में पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे रेड कलर मिल रहा है। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन को, मतलब इसमें जब हम एसिड डाल रहे हैं तो ये रेड कलर का हो रहा है, और बेस डाल रहे हैं तो ये ब्लू कलर का हो रहा है। तो इससे हमें रेड और ब्लू कलर के लिटमस सॉल्यूशन मिल गए। अब रेड कलर का जो लिटमस सॉल्यूशन है, उसमें अगर आप एक पेपर स्ट्रिप डालोगे तो हमें रेड लिटमस पेपर मिल जाएगा, और ब्लू कलर का डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर मिल जाएगा। तो लिटमस सॉल्यूशन से हमें लिटमस पेपर भी मिल जाते हैं, और दोनों का यूज़ हम एज एन इंडिकेटर कर सकते हैं। ठीक है, अब लिटमस पेपर की हम बात करते हैं। लिटमस पेपर यहाँ पर दो तरह का होता है, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर को जब हम बेस में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इससे क्या मतलब है, इससे क्या पता चलता है कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए, अब यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ है कि मैथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में रखे गए हैं, क्योंकि इनको इंसान सिंथेसाइज करता है, इसीलिए इनको आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, मैथिल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो नेचुरल कलर इनका कैसा होता है, ऑरेंज कलर के होते हैं ये। ठीक है, लेकिन एसिड का इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर इनका कलर रेड हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में कैसे हो जाते हैं, येलो कलर शो करते हैं। ठीक है,
तो बेस का इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बेस इनको येलो कर देता है, एसिड इनको क्या कर देता है, रेड कर देता है। क्लियर है। चलिए अब फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन की बात करें तो इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, कुछ भी नहीं होता है, मीन्स इट इज़ कलरलेस। लेकिन जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो एसिड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये कलरलेस ही रहता है। लेकिन बेस का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है ना, तो बेस इसको पिंक कर देता है, एसिड इसको कुछ भी नहीं कर पाता है। टर्मेरिक जो आपके घरों में खूब यूज़ होने वाला इंडिकेटर है, हल्दी इज़ आल्सो नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल कलर इसका कैसा होता है, येलो होता है। एसिड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एसिड डालने पर नो चेंज। लेकिन बेस का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बेस इसको रेडिश कर देता है। मतलब जब इसमें बेस डालते हैं या बेस को इसमें डालते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। कौन, आपका टर्मेरिक। ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल से, है ना, हमारे नोज़ में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्मेल से सीधा रिलेशन है इसका, इसीलिए इसको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। दो सब्सटेंस हुज स्मेल यानी कि ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर जो अपनी स्मेल को चेंज कर दे, ठीक है, स्मेल को चेंज कर दे, उनको हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ध्यान देना, एक है आपका वैनिला। तो वैनिला क्या करता है, वैनिला, इस वैनिला स्मेल एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम इसको डालते हैं तो इसकी स्मेल सेम होती है जैसे होती है नेचुरली, लेकिन बेस इसकी स्मेल को चेंज कर देता है, ये स्मेल से स्मेल लेस हो जाता है, नो स्मेल। ठीक है ना, बेस डालने पर इसकी स्मेल ही क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। अनियन, प्याज की अगर हम बात करें तो स्मेल इन एसिड्स सेम रहती है और सेम स्मेल इन बेसिस नो स्मेल। बेस का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बेस इसकी स्मेल को क्या कर देता है, उड़ा देता है, मतलब कोई स्मेल इसमें नहीं बचती है। ठीक है। चलिए एसिड्स, अब हम बात करेंगे सबसे पहले एसिड्स की। ठीक है, कि भैया एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बेस की बात करेंगे और अल्टीमेटली हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अपने पास एक, आपके पास एक कॉपी पेन होनी चाहिए और साथ में आपकी नोट होनी चाहिए जिसमें आप नोट्स बनाते रहें। ठीक है, जो एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो एसिड्स जो है, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सोर टेस्ट। ये तो सबको ही पता है भाई, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, कुछ भी नहीं है। एसिड्स क्या करते हैं, आपके ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए यहाँ पर, जैसे रो मैंगो है, रो मैंगो, ठीक है, या रो ग्रेप्स हैं, मतलब जो कच्चे मैंगो हैं या ग्रेप्स हैं, इनमें एसिड होता है। लेमन में एसिड होता है, ऑरेंज में एसिड होता है, टैमरिंड यानी इमली में एसिड होता है, कर्ड में आपका एसिड होता है, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं ना उनमें एसिड होता है। अब एसिड का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन अकरेंस, अकरेंस मतलब ये कहाँ से आते हैं, इनका ऑब्टेन करने का जो सोर्स है वो कहाँ से है, मतलब वो किसी एनिमल से हमको मिल रहे हैं या किसी प्लांट से मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो उस बेसिस पर इनको हम क्लासीफाई करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें कि द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जिनको प्लांट और एनिमल से हम प्राप्त करते हैं या जो प्लांट्स और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। दीज एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स। ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, ऑब्वियसली ऑब्वियस है ना कि ये प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं तो ये नेचुरली अकरिंग होंगे। ठीक है, जैसे विनेगर है जिसको सिरका कहा जाता है। ठीक है, आपके फास्ट फूड वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो विनेगर जो है इसमें एसिडिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन, ऑरेंज हो गया, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। टैमरिंड, अनराइप ग्रेप्स जो होते हैं, मतलब जो कच्चे ग्रेप्स होते हैं, उनमें टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटोज़ में ऑक्जेलिक एसिड होता है। एंट स्टिंग और नेटल लीफ स्टिंग जो होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। नेटल लीफ स्टिंग, ठीक है, नेटल लीफ होती हैं जिसमें छोटे 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 कांटे से होते हैं, हाथ लगाने पर ये चुभते हैं और खुजली सी होने लगती है, एकदम लाल हो जाता है, क्योंकि उसमें एसिड होता है। कौन सा, फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड एंड नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक। इनको खाने पर या ड्रिंक करने पर ये हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। आगे हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की भी बात करेंगे। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स की अगर हम बात करें, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। जो अर्थ के मिनरल से ऑब्टेन होने वाले एसिड्स हैं उनको मिनरल एसिड्स बोलते हैं। मिनरल एसिड्स आर मैन मेड एसिड्स होते हैं ये, और
3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स की अगर हम बात करें तो 3 हमारे पास कॉमन मिनरल एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है आपका और नाइट्रिक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड आपके वीक एसिड है, मिनरल एसिड के अंदर जो आते हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये डेंजरस भी होते हैं। कंसंट्रेशन मिनरल एसिड्स जो होते हैं ये बहुत डेंजरस होता है। अब ये कंसंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, आगे मैं इसकी चर्चा करूँगा। दे कैन बर्न आवर हैंड, हाथ में गिरने पर ही हमारा हाथ जला सकता है या कपड़ों को जला सकता है। दीज एसिड्स शुड बी हैंडल्ड विद केयर इन लेबोरेटरी। एसिड्स आर जनरली मिक्सड विद वाटर टू डाइल्यूट देम। डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल टू अस। जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है जब हम उनमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो उनकी डाइल्यूट फॉर्म बन जाती है, वो फिर हमारे लिए कम हार्मफुल होते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, कार्बोनिक एसिड इज़ आल्सो अ मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शन क्या है, कार्बोनिक एसिड इज़ अ मिनरल एसिड बट इट इज़ अ वीक एसिड। लेकिन ये क्या होता है, वीक एसिड होता है, और जहाँ पर वीक आ रहा है मतलब वो डेंजरस नहीं है। ठीक है। अब बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ की बेसिस पर अगर हम बात करें तो एसिड्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे हैं आपकी वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में क्या आता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, HCl इसका फॉर्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड आता है जिसको द किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है, एसिड्स का राजा, अम्लों का राजा। ठीक है। H2SO4 इज़ द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एंड नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। गेटिंग। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। वीक एसिड की बात करें तो एसिडिक एसिड जिसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड जिसको मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, सिट्रिक एसिड जिसको टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं, और आपका आता है कार्बनिक एसिड। क्लियर है इतना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट कार्बनिक एसिड इज अ वीक एसिड। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सारे मिनरल एसिड्स आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, कार्बनिक एसिड। ये मिनरल होता है लेकिन वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक आपका एसिडिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड्स हो गया, इनको फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज किया जाता है। जैसा आपका विनेगर हो गया, जैसे अचार वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए। टमाटो का जो केचप वगैरह आता है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। कार्बनिक एसिड जो होता है, जो फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाटर होता है, उसमें आपका क्या होता है, कार्बनिक एसिड होता है। वो मिनरल है लेकिन वीक है। इतनी चीज़ें आपको क्या रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम आप से बात करते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। अब ये 2 वर्ड्स ना इस चैप्टर में बार बार आएंगे, इसलिए अभी से इनको अच्छे से समझ लीजिए। एक होता है आपका कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है आपका डाइल्यूट एसिड। ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जब हम देखो एसिड जो होता है ना अपनी प्रॉपर्टी को ना पानी में ही शो करता है। एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को पानी में ही शो करता है, पानी के बाहर शो नहीं करता। ठीक है। इसीलिए सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में होगा एसिड, हमेशा कौन सी फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, मतलब इसमें पानी होगा। ठीक है। तो अगर मोर एसिड एडिड, अगर पानी कम है और एसिड ज़्यादा है तो वो कौन सी फॉर्म होगी, कंसंट्रेटेड फॉर्म होगी। अगर एसिड कम है और पानी ज़्यादा है तो वो क्या होगी, डाइल्यूट एसिड होगी। पानी ज़्यादा डालने पर आप उसको पतला कर दोगे ना तो पतला घोल बन जाएगा, पतला सॉल्यूशन बन जाएगा, तो मतलब डाइल्यूट एसिड की कैटेगरी में उसको रख देंगे। ठीक है। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड जो है ना ये बार बार आते रहेंगे, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड है ना, ये कंसंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड। ठीक है। इस तरीके के टर्म्स आते रहेंगे, इनको ध्यान में आपको रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एसिड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होती है, इवोल्व होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ये पॉइंट आपको याद रखना है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल देन सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, फॉर्म होती है और सॉल्ट बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन करा, सॉल्ट बना और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हुई, इवोल्व हुई। तो ये पॉइंट याद है आपको, पहला केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आ गया ना डाइल्यूट वर्ड, डाइल्यूट मतलब क्या हो गया, पानी ज़्यादा एसिड कम। ठीक है। कम डेंजरस। ठीक है। तो व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल, जिंक क्या है, एक मेटल ही तो है। तो जब ये एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। और जिंक सल्फेट क्या है, सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। प्लस आपका हाइड्रोजन गैस भी क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है।
ठीक है। तो ये मेटल सॉल्ट हो गया ना, इसमें जिंक भी है और SO4 भी है। तो मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस। मोस्ट ऑफ द एसिड्स जो होते हैं ये क्या होंगे, मेटल के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस भी इवोल्व करेंगे। ये क्या शो करता है, दिस शोज दैट हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे एसिड में क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, जैसा आपने H2SO4 देखा तो इसमें आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। अगर मैं नाइट्रिक एसिड की बात, HNO3 की बात करूँ तो इसमें भी आपको एसिड मिल जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। ठीक है, तो इनमें आपको हाइड्रोजन क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक्टिविटी 2.3, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है NCERT की, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। चैप्टर 1 की सारी एक्टिविटीज़ जैसे मैंने 1 शॉट में कंप्लीट कर रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे पीसेस आपको लेने हैं इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब में, एंड ऐड अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको ऐड कर देना है। तो वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर कुछ गैस के ना बबल्स फॉर्म होंगे। क्या होंगे, गैस के कुछ बबल्स फॉर्म होंगे। उसके बाद आपको पास द गैस बीइंग इवोल्व थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन। सॉफ्ट सॉल्यूशन क्या है, बेस है। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन से आपको जो इवोल्व्ड हुई गैस है, जो बबल्स हैं, उसको क्या करना है, पास करना है एक ग्लास डिलीवरी ट्यूब के थ्रू। अभी आगे मैं डायग्राम में बता दूंगा। गैस फिल्ड बबल्स आर फॉर्म्ड इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन विच राइज इनटू द एयर। सॉफ्ट सॉल्यूशन में जो गैस के बबल बनेंगे ना, वो एयर की तरफ क्या होंगे, क्योंकि उनका जो वजन होगा बहुत लाइट होगा, तो वो एयर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस। अब जो ये गैस के बबल्स बने हुए हैं, जब आप इनके पास में बर्निंग एक जली हुई कैंडल लाते हो, तो यहाँ पर क्या होते हैं, सॉफ्ट बबल्स, द गैस इन सॉफ्ट बबल्स बर्न्स विद पॉप साउंड। तो यहाँ पर ये गैस क्या होती है, पॉप साउंड के साथ जलने लगती है। और हमको पता है केवल एकमात्र ऐसी गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलती है, उसका नाम है हाइड्रोजन। तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हुई है, इवोल्व हुई है। यहाँ पे आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने एक स्टैंड लिया, यहाँ पर H2 गैस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बन रहा है। इसमें आपने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले और H2SO4 ऐड किया, डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। तो जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर आप देख रहे हो कुछ बबल्स बन रहे हैं, जो कि इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम इन बबल्स को पास करते हैं इस सॉफ्ट सॉल्यूशन से, है ना, साबुन के सॉल्यूशन से, उसमें बबल्स बनेंगे। अब ये बबल्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे ऐसे। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या भर चुकी है, हाइड्रोजन गैस भर चुकी है। अब जब हम इनके पास में इस तरीके से कैंडल लाते हैं, तो ये जलने लगते हैं पॉप साउंड के साथ। तो पॉप साउंड के साथ हमारी हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, इसीलिए ये कौन सी गैस है आपकी, हाइड्रोजन गैस है। कुछ इस तरीके का होता है पॉप साउंड, जिसके साथ आपकी ये गैस क्या होती है, बर्न होती है। ठीक है, यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ क्या है, एग्जाम में आने वाली चीज़ भी है कि कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ सच एज विनेगर, लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस एटसेट्रा शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स। ठीक है, जो आपकी खट्टी चीज़ें होती है ना, या जिनमें एसिड होता है, जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, उनको ना मेटल के बने हुए बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। जैसे कॉपर के जो यूटेंसिल होंगे या ब्रेस के जो वेसल होंगे, है ना, पीतल के, इसमें नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है। दिस इज बिकॉज कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ्स कंटेन एसिड्स विच कैन रिएक्ट विद मेटल ऑफ द वेसल टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स। तो इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। ठीक है, और ये हमारी हेल्थ को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है, Another property of acid is acids react with metal carbonates। ये metal carbonate के साथ रिएक्शन करेंगे एंड metal हाइड्रोकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करेंगे, और क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे भाई, यहाँ पे फॉर्म करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट ने एसिड के साथ रिएक्शन किया, सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। मेटल हाइड्रोकार्बोनेट ने एसिड के साथ रिएक्शन किया, सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। दोनों केसेस में वही बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होता है, बनता है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये है आपकी, जब हम मेटल के साथ CO3 ग्रुप लगा देते हैं ना तो उसको मेटल कार्बोनेट बोलते हैं। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, क्या है, और जब हम मेटल के साथ HCO3 ग्रुप लगा देते हैं तो मेटल हाइड्रोकार्बोनेट बन जाता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली मैंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्शन किया HCl के साथ, HCl एक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, तो क्या बना आपका NaCl बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बना, HCl के साथ रिएक्शन किया, NaCl CO2 और H2O बना। दोनों केस में वही चीज़ बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिविटी 2.5 आप देख सकते हैं, ये आपका एक स्टैंड हमने यहाँ पे ले लिया, उसके साथ हमने टेस्ट ट्यूब को ऐड कर दिया, अटैच कर दिया यहाँ पे। इसमें हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया, उसके साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी क्या किया, ऐड किया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं आपको, A एंड B। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। देखो दोनों केसेस में वही बनेगा, आप किसी एक के साथ इस एक्टिविटी को कर सकते हो, या तो मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करिए या मेटल कार्बोनेट के साथ करिए, ठीक है। ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, 2 ml डाइल्यूट HCl डालना है, 2 ml डाइल्यूट HCl को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करोगे, पास द गैस, अब यहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस होगी, उस प्रोड्यूस हुई गैस को आपको पास करना है थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया आपने, यहाँ पर देखिए ज़रा, तो यहाँ पर आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, और HCl लिया, ठीक है, दोनों केसेस में। उसके बाद यहाँ पर प्रोड्यूस हुई गैस को आपने इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ डाला, पास किया। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब ये इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पर इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और क्या बनेगा, देखिए CaOH ट्वाइस के साथ जैसे ही CO2 गैस, क्योंकि वहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस हुई ना, तो वो CO2 गैस को जब हमने डिलीवरी ट्यूब के थ्रू लाइम वाटर में गुजारा तो लाइम वाटर ने उसके साथ रिएक्शन करा, तो क्या बना, CaCO3 बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, वाइट PPT प्लस H2O बना, ठीक है। तो 10 एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोनों केस में CO2 गैस क्या होती है, इवोल्व होती है। क्लियर है, ओके, एक मिनट। दोनों केसेस में गैस क्या होती है, इवोल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। अभी प्रेसिपिटेट क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है हमने, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो वाटर में घुल नहीं पाता है, बॉटम में सेटल हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये क्या कर देता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक है। इफ़ एक्स, अब अगर हम इसमें CO2 गैस गुजारते रहेंगे तो एक्सेस CO2 गैस क्या हो जाएगी, इसमें जमा हो जाएगी। अब जब वो CaCO3 के साथ क्या करेगा, फिर से यहाँ पर देखिए लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है। तो ये फिर से क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। CaHCO3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली, यहाँ पर क्लियर लाइम वाटर है,
ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। देखो मिल्की कलर का हो गया जब हमने इसमें CO2 गैस पास की। जब हमने इसमें एक्सेस CO2 गैस पास किया बहुत लंबे टाइम तक, तो ये मिल्कनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, और ये फिर से क्लीन में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, कभी कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि भैया आप बेकिंग सोडा ले लीजिए। ठीक है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन ले लीजिए, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस। दिस इज़ बिकॉज बेकिंग सोडा विच रिएक्ट्स विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेज इट, है ना। तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसको क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, ये एसिडिटी से क्या कर लेता है, हमको बचा लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ, एक मिनट, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब एसिड्स यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सॉल्ट और वाटर के साथ। ठीक है, मैंने फ़ैन यहाँ पर चालू किया है क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत गर्मी है, तो थोड़ा बहुत आपको आवाज़ आ सकती है। ठीक है, तो एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एसिड आपको पता है जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्लियर है, सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं ना, जैसे ये HCl है, एसिड है, NaOH एक बेस है, इसने जब रिएक्शन किया, दोनों ने जब आपस में रिएक्शन किया, कंबाइन हुए दोनों, तो NaCl एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड बना और आपका H2O बना। क्लियर है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक, अब एक्टिविटी 2.6 देखिए, आपको क्या करना है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, 5 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना है। किस में, टेस्ट ट्यूब में। उसमें आपको क्या करना है, ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल्फथैलीन, उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आपको फिनॉल्फथैलीन डालना है। फिनॉल्फथैलीन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो कैसा होता है भैया, कलरलेस हो जाता है। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, लेकिन बेस का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बेस में डालने पर ये पिंक हो जाता है, पिंकिश कलर का हो जाता है। ठीक है, मतलब पूरा सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है। एसिड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हम फिनॉल्फथैलीन सॉल्यूशन को, फिनॉल्फथैलीन इंडिकेटर को यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, ऐड डाइल्यूट HCl टू द एबव सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, HCl को ऐड करेंगे इस सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज डालेंगे हम इसमें। ठीक है, ऐड डाइल्यूट HCl टू द एबव सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ड्रॉपर से हम इसको डालेंगे, शेक करेंगे दोनों को अच्छे से। ठीक है, आफ्टर एडिंग HCl वी विल फाइंड दैट पिंक कलर ऑफ सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब जस्ट डिसअपियर्स। जो सॉल्यूशन का पिंक कलर होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, एंड सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, क्योंकि उसमें एसिड आती है, वो बेस के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो गई, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पर फॉर्म होगा। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होगी, जैसे कॉपर है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, कॉपर ऑक्साइड बना, यानी मेटल ऑक्साइड बना। HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर क्लोराइड बना रहा है जो कि ब्लू इन कलर होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, और H2O गैस यहाँ पर, H2O यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, मेटल ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एक्टिविटी 2.7 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पर आपको एक मेटल ऑक्साइड लेना है जो कि कॉपर ऑक्साइड है, बीकर में लेना आपको, जो कि ब्लैक इन कलर होता है। कैसा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना मैंने ब्लैक, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, इट इज़ ब्लैक इन कलर। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली। स्लोली आपको इसमें क्या करना है, HCl को ऐड करना है कॉपर ऑक्साइड में।
वाइल स्ट्रिंग विद अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड से आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड हैज़ डिजॉल्व्ड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजॉल्व हो जाता है और ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ग्रीन हो जाता है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्ट। क्योंकि इसमें कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट बना है, इसलिए पूरा सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ही जैसे हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस के बीच में हो रहा है, ठीक है, बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स, जैसे एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो सॉल्ट वाटर बनता है, ऐसे एसिड और मेटल ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इट शोज़ द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या शो करता है, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है भाई, बेसिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कॉपर क्लोराइड एक सॉल्ट है और H2 इज H2O, ठीक है। अब मेटल हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं बच्चों, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह हो रहा है। तो इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर ये एक एंटा एसिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते थे। एंटा एसिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच, ये ऑफ है, ठीक है, which is used to remove indigestion is a metal hydroxide called magnesium hydroxide। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, MgOH ट्वाइस, ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो एक एंटा एसिड होता है। एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, एसिडिटी से बचाने के लिए इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। इट रिएक्ट्स विद द एक्सेस HCl एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेज इट, ठीक है। हमारे पेट में जब HCl ज़्यादा बन जाता है ना, तो उससे हमें एसिडिटी होती है। जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हो तो दैट इज़ अ बेस, तो वो रिएक्शन करता है इस एसिड के साथ हमारे स्टमक में और हमको रिलीफ दे देता है। क्लियर है इतना। तो इंडाइजेशन से हमको बचाता है। कई बार MCQ में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगली प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव कोरोजिव नेचर। भैया इनका जो नेचर होता है ना, कोरोजिव होता है। हाथ में चला जाएगा या कपड़ों में जाएगा तो कपड़ों को जला देगा, हाथ को जला देगा, ये नेचर होता है इसका। किसका, एसिड्स का। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऑल द 3 कॉमन मिनरल एसिड, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपका नाइट्रिक एसिड हो, ये बहुत ज़्यादा कोरोजिव होते हैं। इनकी जो कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है, कंसनट्रेटेड फॉर्म मतलब एसिड ज़्यादा है, पानी कम है, बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा हमारे लिए, आपके लिए, इसीलिए हम इसकी डाइल्यूट फॉर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कम डेंजरस होती है। वो भी डेंजरस होती है लेकिन इतनी नहीं जितनी कंसनट्रेटेड फॉर्म डेंजरस होती है। तो एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एसिड्स को कभी भी मेटलिक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कांच की जो शीशियाँ आती है ना, उसमें आप रखते हो इन चीज़ों को, जो एसिडिक चीज़ें होती है, जैसे तेजाब वगैरह होता है ना, इसको ग्लास के जो कंटेनर होते हैं उसमें रखा जाता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये हाथ में गिरता है तो हाथ की क्या स्थिति हो जाती है। कॉटन का एक क्लॉथ है, ठीक है, इसमें जब ये गिरा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो इसको जला देता है। देखो ब्लैक होल कर दिया इसने इस पर, ठीक है। What do all acids have in common? ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो सारे एसिड्स होते हैं ना, इनमें कॉमन क्या होता है, इनमें कॉमन होता है भैया हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। When acid is dissolved in water, it separates out as positively charged H+ means hydrogen ions। जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन देते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन आयन्स बोलते हैं। तो इस बेसिस पर हम एसिड की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इस बेसिस पर हम क्या बोलेंगे एसिड की डेफिनेशन, कि एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स या आयोनाइजेस। जो डिसोसिएट हो जाता है या आयोनाइज हो जाता है, आयन्स में टूट जाता है, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, H+ एक्वस आयन, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजन आयन्स बोलते हैं। क्लियर है इतना। तो इसमें H क्या होता है, कॉमन होता है,
ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखिए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl है। जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, तो यहाँ पर H प्लस है। ठीक है। हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट। अब जो हाइड्रोजन आयन है ये H प्लस आयंस के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए ये तुरंत क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाता है, ये रिएक्ट कर जाता है, कंबाइन हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन बना देता है H3O प्लस। वाटर होता है H2O, H2O में एक हाइड्रोजन और ऐड कर दोगे तो H3O हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, H3O हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो H2O के साथ ये क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और H3O में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोनियम आयन बोलो चाहे हाइड्रोजन आयन बोलो, बात एक ही है, अलग नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। सो हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी रिटन एज आइदर H प्लस एक्वस और हाइड्रोनियम आयंस, दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये सेम है, सेम है। ठीक है, लिखने का तरीका अलग है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए, फॉलोइंग कंपाउंड शो एसिडिक नेचर बिकॉज इट आयोनाइजेज इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। देखिए HCl को हमने डिज़ोल्व किया पानी में, इसने H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। H2SO4 को पानी में डिज़ोल्व किया, ये H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट गया। HNO3 को किया तो H प्लस और NO3 माइनस में टूट गया। तो यहाँ पर H प्लस H प्लस H प्लस मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन क्या है, यहाँ पर कॉमन है। तो जो पानी में डिज़ोल्व करने पर H प्लस देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। अब एक्टिविटी 2.8, ये एक्टिविटी क्या शो करेगी कि टू शो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, वो सारे एसिड नहीं होते हैं। ठीक है, सारे एसिड्स हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं, सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन सारे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स एसिडिक नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा C6H12O6, तो दिस इज़ नॉट एन एसिड, ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। इसमें भी हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये एसिड नहीं है। ठीक है, लेकिन जितने भी एसिड होते हैं सब में हाइड्रोजन होगा, लेकिन सारे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड एसिड नहीं होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे C2H5OH एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, ये एक एल्कोहल है लेकिन एक एसिड नहीं है। इसमें भी हाइड्रोजन है लेकिन ये एक एसिड नहीं है। ठीक है, जैसे HCl है तो ये एसिड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सारे एसिड में हाइड्रोजन होता है लेकिन सारे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स एसिड्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टेक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड एल्कोहल, ऑल दीज आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज, तीनों में हाइड्रोजन है। फिक्स 2 आयरन नेल्स ऑन अ रबर कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ बीकर, connect the nails to the 2 terminals of 6 volt battery through a switch and a bulb. Pour same dilute HCl solution in the beaker and switch on the current. The bulb starts glowing. This shows that hydrochloric acid solution conducts electricity. अब जो एसिड्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। हम पानी में एसिड डालते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने HCl को ऐड किया। तो यहाँ पर हमने जब इसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ ऐड किया तो बल्ब क्या हो गया, जलने लग गया, क्योंकि एसिड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, इसमें भी H है, लेकिन यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है क्योंकि ग्लूकोज इज़ नॉट एन एसिड। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, क्योंकि इनमें आयंस अब्सेंस होते हैं। ठीक है ना, तो एब्सेंस ऑफ आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए बल्ब नहीं जल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो HCl है ये आयंस में क्या हो जाता है, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। आयंस जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, और आयंस कौन दे सकता है, एसिड दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज आयन नहीं दे सकता, उसमें हाइड्रोजन है लेकिन वो आयंस की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन है लेकिन वो एसिड नहीं है। क्लियर है इतना? ठीक है,
अब देखिए, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड लाइक एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। जो आपका डिस्टिल वाटर होता है ये इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि दिस इज़ नॉट आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड नहीं है ये। जैसे आपका एसिड, बेस और सॉल्ट क्या है, ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे NaCl एक सॉल्ट है, ठीक है, तो वो आयनिक कंपाउंड है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। NaOH एक आयनिक कंपाउंड है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। HCl या H2SO4 या HNO3 ये एसिड्स हैं, ये भी आयंस को कंडक्ट, इसमें आयंस होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर रेन वाटर होता है, ठीक है, क्या होता है, जो आपका रेन वाटर होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। रेन वाटर वाइल फॉलिंग टू अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर डिजॉल्व एन एसिडिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयंस जो कि एक्वस फॉर्म में होते हैं एंड कार्बोनेट्स आयंस। ठीक है, तो इनमें आयंस होते हैं ना, तो आयंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है वन शॉट में, 3-3.5 घंटे का लेक्चर है वो। ठीक है, ये एक तरह से क्विक रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, वहाँ पर आपको सेम स्लाइड के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, लेकिन वहाँ पर चीज़ें थोड़ा डेप्थ में जाकर और डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, अब एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। एसिड को एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए जो उसको वाटर में मिलता है। तो वाटर में ही एसिड क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस हो रहा है। इसमें हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 और सोडियम क्लोराइड इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, बॉइलिंग ट्यूब में इसको डाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद हमने टेस्टिंग HCl गैस विद ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, यहाँ पर जो HCl गैस बन रही है, यहाँ पर जो HCl गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए आप, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड एंड NaCl in a clean and dry boiling tube and add some concentrated sulfuric acid to it very carefully. Fit a rubber cork with a small glass delivery tube in the mouth of the boiling tube. Acid reacts with NaCl to form HCl. ठीक है, एसिड जो होते हैं जब NaCl के साथ रिएक्ट करते हैं ना, सॉल्ट के साथ, तो HCl यहाँ से बनता है। तो ये हम अब HCl का टेस्ट कर रहे हैं। अब HCl तो यहाँ पर गैस की फॉर्म में जाएगा ना ऊपर यहाँ से, तो यहाँ पर हमारे पास ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है। अब एसिड ब्लू को रेड कर देता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर रेड नहीं हो रहा है क्योंकि एसिड में यहाँ पर पानी नहीं है, और बिना पानी के, बिना वाटर का ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया क्योंकि हमने इस ब्लू लिटमस पेपर को थोड़ा गीला कर दिया था, थोड़ा वेट कर दिया था। तो थोड़ा सा पानी मिलने पर, थोड़ा सा मॉइस्चर मिलने पर एसिड ने अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करी। और जैसे कि आपको पता है, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है।